आज हम स्वतंत्रता के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब थोड़ा हम दैहिक के बारे में देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और क्या है, दैहिक। एक मानव जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे पहले क्या है, प्राण आवश्यक होता है। उसके शरीर में क्या होता है, प्राण का होना जरूरी होता है। शरीर और प्राण क्या होता है, श्वास जो होती है, श्वास जो चलती है, श्वास जो हम लेते हैं उसी को प्राण कहते हैं। जो ऑक्सीजन खींचते हैं बाहर निकालते हैं वही क्या है, श्वास है। उसी श्वास को हम प्राण कहते हैं। इस प्राण और शरीर को मेंटेन करने के लिए और सारी क्रियाएं आवश्यक होती हैं। इस शरीर को मेंटेन बनाए रखने के लिए, प्रोग्रेसिव रहे, आगेकार के लिए सक्रिय रहे, और सभी क्रियाएं आवश्यक होती हैं। उन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं, दैहिक क्रिया कहते हैं। जैसे कौन कौन सी क्रिया आवश्यक होती हैं मेनता देखते हैं हम। जैसे हमारे लिए खाना आवश्यक हुआ, खाना खाएंगे तभी जीवित रहेंगे। खाना हुआ, सोना हुआ, रहना हुआ, ठीक है। अब रहने के लिए क्या करेंगे, मकान की जरूरत होगी। इसी प्रकार क्रियाएं बढ़ती जाती हैं, इन्हीं को दैहिक क्रियाएं कहते हैं। तो प्राण को मेंटेन करने के लिए हमें खाना, सोना, रहना आवश्यकता होंगी। अब खाना के लिए अगर खाना खाएंगे तो इसके लिए फसल उगाना पड़ेगा, फसल उगाना पड़ेगा। सोएंगे तो इसके लिए बेड, बिस्तर, इन सब की आवश्यकता होगी। रहेंगे तो इसके लिए मकान की आवश्यकता होगी। तो ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं, इसी प्रकार क्रमतः मतलब कि प्राण को मेंटेन करने के लिए बढ़ता चला जाता है। इन्हीं को दैहिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना, कि हमें इन सब की आवश्यकता होती है। अब प्राण को मेंटेन करने के लिए इनकी भी स्वतंत्रताएं मुझे चाहिए। अगर ये स्वतंत्रताएं बैन हो जाती है तो प्राण को क्या करेंगे, हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे, शरीर को कैसे जीवित रख पाएंगे। इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राण एवं दैहिक क्रियाओं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, लिबर्टी, ठीक है। तो इसमें क्या है, संविधान का मूल रूप क्या है, जो मूल रूप संविधान में लिखा गया है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब ध्यान से देखिए, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जो कानून बनेगा व्यक्ति के दैहिक जीवन में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, जो हमारी न्यायपालिका कानून बनाएगी उसके द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। बगैर किसी कानून से बनाए हम ये सोचें कि वंचित कर दें या कोई लोकल बॉडी उस पर प्रतिबंध लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या होती है, विधि द्वारा। इसको हम 2 पॉइंट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दूसरा, विधि की सम्मत या उचित प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिखाते हैं। तो पहले के बारे में देखते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि कैसे बनती है, हमारी संसद बनाती है, संसद बनाती है। ध्यान दीजिए कि प्राण एवं जो मूलाधिकार होते हैं वे कानून कहाँ बनेंगे, केंद्र अर्थात संसद में बनेंगे।
ऐसा नहीं कि स्टेट जो विधायिका होती है, स्टेट की विधायिका, उसको क्या कहते हैं विधानसभा, उसके बाद विधानमंडल बनाएगा, नहीं। जो भी नियम बनता है, जो भी कानून बनता है मूलाधिकार संबंधित, वो कहाँ बनता है, वो संसद बनाती है हमारी। कहाँ बनती है, संसद, जिसको विधायिका भी बोलते हैं। विधायिका संसद बनाती है। संसद जो कानून बना देगी, हमारी न्यायपालिका उसी क्या क्या करेगी, पालन करेगी, उसी का पालन करेगी। जो भी विधायिका हमारी जो है कानून या नियम बना देगी, ध्यान दीजिएगा, विधायिका जो भी कानून या नियम बना देगी, हमारी न्यायपालिका उसी का क्या करेगी, पालन करेगी, उसी के तहत ही निर्णय सुनाएगी। हमारी न्यायपालिका उसी के तहत निर्णय सुनाएगी। यही क्या हुआ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हुआ। अब दूसरा, विधि की सम्मत या उचित प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। अब इसके तहत क्या हुआ कि जो न्यायपालिका होती है, न्याय, इसमें न्यायपालिका को कुछ स्वतंत्रता मिली होती है, इसमें स्वतंत्रता नहीं मिली होती है, इसमें स्वतंत्रता मिली होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे जो विधि द्वारा जो विधि बनेगी, कानून बनेगा, उसका तो पालन करेगी ही, लेकिन उससे हट करके सम्मत या उचित प्रक्रिया, उसमें अपना भी दिमाग लगाएगी। अपना दिमाग कैसे लगाएगी, वर्तमान कंडीशन को देखते हुए, वर्तमान कंडीशन को देखते हुए उसमें अपना दिमाग का प्रयोग न्यायपालिका अवश्य करेगी। वर्तमान कंडीशन केस स्टडी के आधार पर हो सकता है, कुछ व्यक्ति की क्या समस्या हो सकती है, वो अलग अलग केस में अलग अलग होगा। जिस केस में देखा, जैसी कंडीशन देखा जाएगा, उसी प्रकार यह देखा जाएगा कि वहाँ स्वविवेक का प्रयोग न्यायपालिका कैसे करते। तो हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तभी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि हमारे संविधानविदों ने लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद जो हमारे यहाँ लागू होने योग्य था, हमने उसको लागू किया, उसको लिया, जो नहीं था उसको छोड़ दिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ये जापान से लिया गया है। ध्यान दीजिए, ये कहाँ से लिया गया है, ये जापान से प्रेरित है। जापान से, ये क्या है, जापान से प्रेरित है। ये कहाँ से लिया गया है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यूएसए से प्रेरित है या लिया गया है, ठीक है, लिया गया है। परीक्षा में बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछता है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है, तभी समझ में आएगा। देखिए, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है। इधर इंडिया है, इधर क्या है, पाकिस्तान है। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, आसानी से समझेंगे। मान लीजिए ये बॉर्डर है। अब बॉर्डर कौन सा है कि मान लीजिए राजस्थान वाला बॉर्डर है, पाकिस्तान से सटा हुआ जो राजस्थान है, रेगिस्तान वाला बॉर्डर, क्योंकि वहाँ मैदानी भाग होता है, क्या है, रेगिस्तान होता है, वो भाग है। अब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन या कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और बॉर्डर क्रॉस करके क्या है, पाकिस्तान चला जाए, यहाँ पहुँच जाए,
यहाँ पहुँच गया। कोई भी व्यक्ति इंडिया का वर्तमान कंडीशन के अनुसार कोई भी इंडिया का व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस करके अनलीगल तरीके से उसके पास पासपोर्ट वीज़ा वगैरह ना हो अगर वहाँ पहुँच गया तो उसको जासूस किस आरोप में गिरफ्तार किया जाता है? जासूस के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या किया जाता है? जासूस के आरोप में। जासूस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जासूस के आरोप में उस पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पर मुकदमा चलना प्रारंभ हो जाएगा और उसे तरह तरह के तरीके से यातनाएं दे करके चालू कर देंगे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अब इंडिया सरकार का कुछ हक बनता है। इंडिया सरकार भी देखती है, पता चलता है कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति क्या है, हमारे दुश्मन देश के यहाँ पहुँच गया है, तो उस पर भी क्या करती है, थोड़ा एक्शन लेना प्रारंभ करती है। अब यहीं पर ध्यान से देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब यहाँ देखिए कैसे लागू होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह होगी कि अगर कोई व्यक्ति अनलीगल तरीके से इंडिया से पाकिस्तान चला गया है तो पाकिस्तान क्या करेगा, अगर गिरफ्तार करेगा तो अनलीगल तरीके से जाने के लिए क्या करेगा, पाकिस्तान में जासूस का आरोप लगाना तय है, लगेगा, उस पर मुकदमा चलेगी और फांसी होगा। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अनलीगल तरीके से गया हुआ है। हमारा नियम है कि आप यहाँ अपने यहाँ सब चीज़ वीज़ा वगैरह सब बनवाइए, उसके बाद जाइए। यह नियम ही है ना, अंतर्राष्ट्रीय नियम ही बना है। तो अमुक व्यक्ति गया और उस अमुक व्यक्ति ने गलत किया, तो जब गलत किया तो पाकिस्तान में पहुँच गया, तो उसके देश का जैसा भी रूल होगा अब उस पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ रूल अब हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। अगर पाकिस्तान उसको सही ठहराती है तो छोड़ देगी, नहीं तो जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करके अगर सबूत पा जाती है तो क्या करती है, उसको दंड का विधान अपने यहाँ के हिसाब से करेगा, जीवन कारावास या मृत्युदंड जो भी हो उसके यहाँ। तो अब क्या करता है, न्यायालय ने जो भी कानून में है उसको दे दिया। लेकिन अब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यहाँ क्या कहता है, जज जब देखेगा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में, तब यह भी अपना एक माइंड रखेगा कि जो अमुक व्यक्ति है, जो व्यक्ति बॉर्डर जिस व्यक्ति ने क्रॉस किया है वो क्या ही हमारे यहाँ का जासूस हो सकता है? नहीं। वर्तमान कंडीशन ऐसे हो सकती है कि वह व्यक्ति रास्ता भी भूल गया हो, जाते समय क्या हो, रास्ता भूल गया हो, क्या हो, मार्ग भूल गया हो, रास्ता भूल गया हो, रास्ता क्या हो गया, भूल गया हो, रास्ता भूल गया हो, गलती से बॉर्डर क्रॉस कर दिया। पहली कंडीशन देगा। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा हो। विक्षिप्त का मतलब मानसिक रूप से ग्रसित रहा हो, उसकी मानसिक मेंटलिटी ठीक ना रही हो उस समय, अर्थात समय समय पर उसे मानसिक संबंधी बीमारी होती रही हो और जिस समय उसकी बीमारी ने उस पर हावी किया वो बॉर्डर क्रॉस करके एनिमी के देश में चला गया। जज ये तर्क रखेगा, उसके घर वाले याचिका दायर करेंगे तो जज क्या करेगा, इंडिया का जज ये तर्क रखेगा और भारत सरकार को आदेश देगा कि आप अपने सफाई में अपने वकील से कहिए कि वह जासूस नहीं था, वह व्यक्ति रास्ता भूल गया था या मानसिक रूप से अपना मेडिकल लगाएंगे ग्रसित था, तब वह क्या कर दिया, बॉर्डर क्रॉस कर गया। इंडिया अपनी तरफ से पक्ष रखेगा, इंडिया अपनी तरफ से पक्ष रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह दबाव बनाने का प्रयास करेगा कि हमारे यहाँ का नागरिक छूट जाए। यही क्या है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, विधि की सम्यक या उचित प्रक्रिया है। अर्थात इसमें न्यायपाल क्या वर्तमान कंडीशन के अनुसार अपना दिमाग लगा करके, वर्तमान कंडीशन के अनुसार दिमाग लगा करके क्या करेगी, अपना दलील देगी।
जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यह है कि आपके ने अनलीगल तरीके से प्रवेश किया, आपके पास ना तो वीज़ा था ना पासपोर्ट था, आपने यहाँ एनिमी अपने दुश्मन के देश में गए, दुश्मन के देशों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद आप पर आरोप लगना तय है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जज यही देगा कि आपके पास कुछ भी नहीं था और अपने यहाँ चेक भी करेगा कि आपने भी पासपोर्ट वीज़ा सब वगैरह बनवाया है कि नहीं बनवाया है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो क्या करेगा, सरकार कोई दलील नहीं देगा, अपनी तरफ से कुछ भी न तो दबाव बनाएगा नेशनल स्तर के, न कोई दलील देगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार चुप बैठ जाएगा। लेकिन यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भी लागू होता है तो क्या करेगा, दलील देगा और उसके लिए दुश्मन पर दबाव भी, दुश्मन देश पर दबाव बनाएगा और लड़ेगा भी उस नागरिक को छुड़ाने के लिए। यही है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे यहाँ लागू कौन सा है, प्रश्न ये उठता है हमारे यहाँ लागू कौन सा है। तो हमारे यहाँ लागू होने की बड़ी अजीब प्रक्रिया है। हर केस जब क्या होता है, प्रत्येक केस पर सुप्रीम कोर्ट कंडीशन के अनुसार अलग अलग प्रक्रिया देता है, तो जब केस दायर होता है तो उस पर बेंच बैठती है, देखती है, तो क्या करती है, मूल हथियार के आकार को क्या करती है, बढ़ा देती है। आज तक बढ़ाया ही है, घटाया नहीं। तो सबसे मज़ेदार ये बात है, और हमारे संविधानविदों का वर्णन यहीं पर करने में बहुत ही आनंद आता है। इसीलिए भारत के दिमाग को आज तक किसी ने पाया नहीं। अब हमारे यहाँ हमने नकल तो किया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया, यहाँ से लिया, लेकिन हम दोनों का सम्यक क्या करते हैं, हम दोनों का पालन करते हैं। दोनों का क्या करते हैं, इस प्रक्रिया का दोनों क्या करते हैं, पालन करते हैं, दोनों का पालन करते हैं। दोनों का पालन करते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया, दोनों का पालन करते हैं। जब हमारी संविधान बनाने वाली समिति थी, संविधान बनाने वाली समिति बन रही थी, तो इसी पर क्या हुआ, गहन अध्ययन किया था। ऐसे नहीं कि 2 वर्ष कुछ माह क्या थे लगे थे संविधान बनाने में, ऐसे नहीं लगा था। एक एक प्रक्रिया पर क्या हुआ, चर्चा हुई। तो दोनों प्रक्रिया पर चर्चा हुई और दोनों हमारे यहाँ लागू हुआ। लागू कैसे होना प्रारंभ हुआ, केस के माध्यम से। अब हम केस स्टडी करेंगे, तब उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। केस स्टडी जैसे AK गोपालन केस हुआ, AK गोपालन केस हुआ। AK गोपालन महोदय एक नेता थे, इनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया बगैर सुनवाई की, इनको बगैर सुनवाई के गिरफ्तार किया गया। तो इन्होंने केस फाइल कर दिया। जब केस फाइल किया तो हमारे जजों ने इन्होंने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही निर्णय दिया। इस केस में, AK गोपालन केस में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही वर्णन किया गया और इनको यही दिया गया कि सिर्फ जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार क्या था, इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही था। ध्यान दीजिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही जजों ने निर्णय दिया। लेकिन इसके ठीक अपोजिट मेनका गांधी केस 1978 में मामला एकदम पूरा पलट गया। मेनका गांधी केस इसलिए फाइल हुआ था क्योंकि मेनका गांधी बाहर विदेश जाना चाहते थे, तो उनका पासपोर्ट और वीज़ा, क्योंकि उनके विदेश जाने से हमारे यहाँ क्या देश में कुछ प्रॉब्लम हो जाती, सरकार की निगाह में लोक कल्याण की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए उनकी वीज़ा और पासपोर्ट और वीज़ा उनका
पासपोर्ट, वीजा जो भी था ये सब जब्त कर लिया गया। सरकार ने क्या कर लिया? जब्त कर लिया, जब्त कर लिया। दे ही नहीं रही थी सरकार, अर्थात उनको विदेश जाने से मना कर रही। तो मेनका जी ने क्या किया? केस फाइल किया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एकदम महान बना दिया। आर्टिकल 21 को इतना ब्रॉड कर दिया, इतनी स्वतंत्रता दे दी कि जीवन को आप गरिमापूर्ण जीवन, जिसे कहते हैं इस केस से गरिमापूर्ण जीवन, ऐसा नहीं गरिमा या सम्मान पूर्ण जीवन जीने का अधिकार दे दिया। गरिमा या सम्मानपूर्ण, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दे दिया। जीने का अधिकार दे दिया। गरिमा एवं सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार इसी केस से सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। इसलिए आर्टिकल 21 को हम क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ भी सकता है। जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 क्या है? जीने का अधिकार, जीने का अधिकार या गरिमापूर्ण या सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, गरिमा या सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, गरिमा या सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार वाला आर्टिकल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीने का अधिकार किस आर्टिकल को माना जाता है? 21। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 ही होगा। तो अब हम मेन पॉइंट ये देखेंगे कि मेनका गांधी केस में हमें गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन अब उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्या है कि हम उसको एक बार पूरा देख लेंगे, लिख कर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चूँकि बहुत ही विशाल है, कम से कम उसके हम शीर्षक के बारे में जान ले, कम से कम 30, 35, 40 जो भी शीर्षक होगा जाने रहेंगे तो एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्ज़ाम में हमें समझने में आसानी होगी। उन अधिकारों को हम यहाँ देखते हैं, संक्षिप्त में एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे देखते हैं उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, जो फैसला दिया मेनका गांधी में उसके निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा है। इससे भी जितना लिखें इससे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ परीक्षा की दृष्टि से हम देख लेते हैं। एक बार अगर देख लेंगे, उनका नाम पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आएगा कि कौन सा अधिकार क्या है उसमें शामिल है या नहीं है। तो एक बार हम शीर्षक पढ़े रहेंगे तो पेपर में क्या होगा, मुझे आसानी होगी। जैसे प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, उसके बाद है जीवन रक्षा का अधिकार, फिर है निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष तक, इसमें ध्यान दीजिएगा 14 वर्ष तक, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, कारावास के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, चिकित्सा सुविधा सूचना का अधिकार, महिला सम्मान, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण के विरुद्ध, शादी का अधिकार, अवसर का अधिकार, निजता का अधिकार, दाह संस्कार का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, गरिमा के साथ जीने और मरने दोनों का अधिकार, ठीक है। कैदी के लिए जीवन अच्छी, कैदी जो होता है
क्या उसको बोलते हैं, कैदी जेल में जो होता है उसकी सुविधाओं का अधिकार, बीमा पॉलिसी का अधिकार, और बहुत सारे हैं। ठीक है, समय समय पर आपको बहुत सारे अधिकार हैं, समय समय पर जो पढ़ाऊँगा उसको भी बताऊँगा। तो मेन आप एक बार देख लेंगे तो हमें परीक्षा में क्या होगी, आसानी होगी। आर्टिकल 21 जीने संबंधी अधिकार के साथ साथ मृत्यु से संबंधित भी अधिकार हमें देता है। जीने के अधिकार के साथ साथ, जीने के अधिकार के साथ साथ मृत्यु संबंधी भी अधिकार देता है, या मरने का अधिकार भी हमें क्या करता है, देता है। जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, जीने का अधिकार आबलिक मरने का अधिकार मरने का अधिकार प्रदान करता है। जीने के अधिकार के साथ साथ मरने का अधिकार भी प्रदान करता है। अब हम विभिन्न केस के माध्यम से यह देखेंगे कि वह हमें, क्योंकि कोर्ट अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न केस दायर हुए और कोर्ट ने अपना निर्णय समय समय पर केस के स्टडी के अनुसार बदलता रहा। तो केस के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि इस केस में कोर्ट ने पॉजिटिव या नेगेटिव क्या फैसला सुनाया। केस के माध्यम से पढ़ेंगे एग्जाम्पल, तभी समझ में आएगा। अब हम मरने का जो हमें अधिकार देता है उसको दो भागों में बांटते हैं। उसको क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो मरना होता है एक्सीडेंटल, जो मरना होता है, एक क्या होता है, एक्सीडेंटल मरना होता है। तो उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं। एक्सीडेंटल भी दो प्रकार का होता है। एक्सीडेंटल जैसे होता है, एक्सीडेंटल भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। थोड़ा मैं यहाँ समझ लूँ। एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, जो एक्सीडेंटल डेथ। एक तो जैसे कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, हत्या करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, या एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना, एक्सीडेंट या दुर्घटना हो गई, तो एक्सीडेंटल केस है। इसमें हमारा बस नहीं चलता। जैसे हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, या मेरी गाड़ी किसी से टक्कर मार दिया, मैंने मार दिया, या उसने मुझे मार दिया, तो एक्सीडेंटल केस होता है। इसमें मृत्यु पर अपना कोई बस नहीं होता, कब किसकी मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं। और जैसे बीमारी से भी होता है, बीमारी गहरी हो गई, अधिक हो गई, कैंसर वगैरह कुछ जब फेज बढ़ गया, सीमा से अधिक हो गई, तो इलाज नहीं हो पाता है, तो भी उसमें क्या होता है, डेड हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो वह भी एक्सीडेंटल ही हुआ, उसमें भी कोई नियम कानून नहीं है। हाँ, हत्या होती है, कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसमें नियम कानून है, लेकिन उस हत्या पर जिसकी मृत्यु होती है उसका कोई उसमें दोष नहीं होता है। उसी प्रकार कार वगैरह से एक्सीडेंट में होता है, और उसी प्रकार एक्सीडेंटल केस से एक बीमारी भी होती है, बीमारी से भी जो व्यक्ति मरता है वह भी एक्सीडेंटल ही केस होता है।
बीमारी में भी कोई अगर जहर वगैरह दिया तो देने वाले को, हत्या करने वाले को सज़ा होती है। जिसकी जो मृत्यु होती है तो उससे क्या उसका लेना देना नहीं होता, उसकी तो मृत्यु ही हो जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मृत्यु जो होती है एक, जिसके बारे में मुझे अधिकार प्राप्त है या अधिकार नहीं प्राप्त है, वो एक होती है आत्महत्या, आत्महत्या, और एक होती है इच्छा मृत्यु। हम इसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, आत्महत्या और इच्छा मृत्यु के बारे में अध्ययन करेंगे। आत्महत्या भी इच्छा से ही होती है, इच्छा मृत्यु भी इच्छा से होती है। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आत्महत्या जो होती है वह भी इच्छा से ही मृत्यु होती है, लेकिन उसके रीजन अलग होते हैं। आत्महत्या के क्या होते हैं, रीजन अलग होते हैं। आत्महत्या के रीजन अलग होते हैं, इच्छा मृत्यु के रीजन अलग होते हैं। दोनों के कारण अलग अलग होते हैं। आत्महत्या होती है, व्यक्ति बाहरी समस्याओं से परेशान होता है, बाहरी समस्याओं से बहुत परेशान होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको माइंड काम करना बंद कर देता है। माइंड काम करना बंद कर देता है तो एक गलत कदम उठाता है, उसके जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, तो आत्महत्या करता है। लेकिन आत्महत्या अपराध माना गया है, आत्महत्या को अपराध माना गया है। अब इच्छा मृत्यु देखते हैं। इच्छा मृत्यु क्या होती है? इच्छा मृत्यु व्यक्ति इतना बीमारी से ग्रसित हो जाता है, इच्छा मृत्यु बीमारी से व्यक्ति इतना ग्रसित हो जाता है, एकदम वानस्पतिक अवस्था में, अर्थात वृक्ष की तरह एकदम उससे लेटर आता है, निष्क्रिय हो जाता है, और भविष्य में उसे ठीक होने की भी संभावना नहीं होती। भविष्य में ठीक होने की भी संभावना नहीं होती, और डॉक्टर लोग मना कर देते हैं अब ऐसे ही रहेंगे, ये ठीक नहीं होंगे। तो सरकार ने उस पर विचार किया, जबकि डॉक्टर लोग मना कर दिए और उसके बाद उसकी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, तो उस पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग केस फाइल हुआ। तो कोर्ट ने क्या किया, अपना अलग अलग टाइम पर निर्णय लिया, आत्महत्या के बारे में भी और इसकी इच्छा मृत्यु के बारे में। तो हम जान लिए कि आत्महत्या क्या होती है, इच्छा मृत्यु क्या होता है। दोनों में यही अंतर होता है। आत्महत्या भी इच्छा से, अपनी इच्छा से व्यक्ति करता है, इच्छा मृत्यु भी होता है। लेकिन इच्छा मृत्यु जो होती है उसके लिए सरकार निर्देश देता है, एक कंडीशन होनी चाहिए, तो व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का आर्डर मिल जाता है, लेकिन आत्महत्या का आर्डर नहीं मिलता। तो हम केस स्टडी के माध्यम से देखेंगे क्या हुआ। पहला केस क्या, पहले केस के बारे में अध्ययन करेंगे, महाराष्ट्र केस या श्रीपति डूबल केस। महाराष्ट्र केस या श्रीपति डूबल केस, इसने अधिकार फाइल किया, इसने क्या किया या केस फाइल किया। श्रीपति डूबल क्या थे, एक कांस्टेबल थे, कांस्टेबल पुलिस वाले थे। इसने केस फाइल किया क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट काफ़ी गंभीर रूप से हुआ था, तो ठीक तो हो गए थे, लेकिन बाद में मानसिक रूप से थोड़ा ग्रसित हो गए थे। पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, शारीरिक रूप से ठीक हो गए थे, मानसिक रूप से ठीक नहीं हुए थे। तो उन्होंने ही केस फाइल किया महाराष्ट्र कोर्ट में कि जीने के अधिकार के साथ साथ मरने का भी अधिकार है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 उसने कहा जो मुझे अधिकार है जीने के साथ साथ क्या है, मरने का भी अधिकार मुझे मिलना चाहिए। इसी पर इसने क्या किया, केस फाइल कर दिया। और इसमें कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, अंत में कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, जीने के साथ साथ क्या है, जीने के अधिकार तो आर्टिकल 21 में है ही, साथ साथ मरने का भी अधिकार दिया। और जब मरने का अधिकार दिया तो क्या हुआ, आर्टिकल 309 धारा 309
जो क्या है, आत्महत्या से रिलेटेड है। आत्महत्या जब होती है तो यही धारा लगती है, धारा 309 आईपीसी धारा 309 लगती है। तो इसको क्या कर दिया कोर्ट ने, असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह संवैधानिक था, नियम था, संसद में बना था, तो इसको क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसी को देखते हुए ठीक इसके जस्ट बाद दूसरा केस फाइल हुआ चिन्ना जगदीश्वर के नेतृत्व में। दूसरा केस किसके नेतृत्व में फाइल किया गया, चिन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश। जब इसमें केस फाइल हुआ तो कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, इसमें कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मरने का अधिकार व्यक्ति को नहीं है। जीने का तो अधिकार है, जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार, स्वेच्छा से मरने का अधिकार व्यक्ति को नहीं है। वह नेचुरली, उसका नेचुरल अधिकार ही है, नेचुरल पावर ही है। अर्थात जब ईश्वर या नेचर उसे मृत्यु देगी तब वह मृत्यु को प्राप्त होगा, स्वेच्छा से निश्चित नहीं कर सकता। स्वेच्छा से वह जी सकता है, जीने के समस्त अधिकार को प्राप्त करेगा। अगर कोई अधिकार छीनता है तो उसके लिए क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उसको मिलेगा, चाहे वह सरकार छीने या कोई व्यक्ति छीने या कोई संगठन छीने। लेकिन मरना तो उसे प्राकृतिक रूप से ही पड़ेगा, प्राकृतिक, उसे मरना क्या पड़ेगा, प्राकृतिक रूप से ही मरना पड़ेगा, अपनी इच्छा से नहीं मरेगा वो। उसे यह सरकार या कोर्ट उसे अनुमति नहीं देगी। और उसने यह घोषित किया, और यह व्यक्ति स्वयं से मरता है। स्वयं से मरना क्या है, आत्महत्या है। क्या है, सुसाइड है, आत्महत्या है। और 309 को आईपीसी धारा 309 को क्या कर दिया, संवैधानिक घोषित कर दिया, संवैधानिक घोषित कर दिया। यहाँ क्या था, इस केस में असंवैधानिक था, इस केस में क्या हो गया, संवैधानिक हो गया। अब हमने दो केस के माध्यम से पढ़ दिया कि कोर्ट ने एक केस में क्या कर दिया, 309 अर्थात आत्महत्या को वैध ठहराया था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, अवैध अर्थात असंवैधानिक ठहरा दिया। अब हम पढ़ेंगे इच्छा मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इच्छा मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। इच्छा मृत्यु के बारे में देखते हैं। एक केस था, क्या केस था, अरोड़ा शानबाग केस के बारे में पढ़ेंगे। 2011 में फाइल किया गया था अरोड़ा शानबाग केस। तो शॉर्ट में हम देखते हैं अरोड़ा शानबाग केस क्या था, तभी समझ में आ जाएगा। अरोड़ा शानबाग जो थी, ये क्या थी, नर्स थी। मुंबई की एक हॉस्पिटल था, किंग एडवर्ड करके ऐसे कोई हॉस्पिटल था, उसमें क्या थी, एक नर्स थी। तो वहाँ क्या था, एक सफाई करने वाला लड़का था, वार्ड बॉय था, सफाई करने वाला लड़का था। तो उसने उसके साथ क्या किया, उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। प्रयास किया था नहीं, बल्कि किया था, उसने दुष्कर्म उसके साथ किया था। क्या किया था उसने, एक जो कुत्ता डाक बांधने वाली रस्सी होती है, जो कुत्ता बांधते, उसी से उसने गले को क्या कर दिया था, कस दिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। लगभग घटना थी 1978 की, 1978 की घटना थी, 1978 की घटना थी। महाराष्ट्र का एक क्या था, हॉस्पिटल था, महाराष्ट्र का केस था, महाराष्ट्र के हॉस्पिटल था। और जो क्या थी, अरोड़ा शानबाग थी, ये कहाँ की थी, ये केरल की थी, निवासी केरल की निवासी थी। ये कहाँ थी, केरल की निवासी थी, केरल की निवासी थी। 24-25 वर्ष की इसकी एज क्या थी, 24-25 वर्ष की थी
अरोड़ा शानवाग 24-25 वर्ष की थी, केरल की निवासी थी। मुंबई में एक हॉस्पिटल में क्या थी, नर्स थी। वहाँ का क्या था, वार्ड बॉय था, वार्ड बॉय था। उसी ने क्या किया था, उसके साथ दुष्कर्म, गले की कोई हड्डी वगैरह कट गई थी, उसके साथ किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक, लगभग वो 42 वर्ष तक वानस्पतिक रूप में रहे। वानस्पतिक मतलब होता है जड़ रूप में, एक स्थान जैसे पेड़ लोग, वृक्ष लोग खड़े रहते हैं, उसी टाइप की 42 वर्ष तक, 42 वर्ष तक क्या करी, जीवित रही वानस्पतिक रूप में। वानस्पतिक रूप का मतलब ये होता है निष्क्रिय थी एकदम, केवल उसकी श्वासें चल रही थी, बस उसकी श्वासें चल रही थी, एकदम क्या थे, निष्क्रिय थी। तो क्या हुआ कि 2011 में उसकी तरफ के लोगों ने क्या किया, केस दायर किया। 2011 में केस फाइल हुआ। इसकी तरफ से कोई पत्रकार थे, पिंकी ऐसे कुछ करके नाम था। जब 2011 में केस फाइल हुआ और कोर्ट को यह बताया गया कि एकदम वानस्पतिक अवस्था अर्थात निष्क्रिय हैं, इनके जीने का कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने विचार किया, उसके बाद डॉक्टरों की अर्थात मेडिकलों की एक टीम गठित की, मेडिकल की टीम गठित की, और जिसे समिति बोल लीजिए, जो भी हो, मेडिकलों की एक बेंच या टीम गठित की, इसकी जांच के लिए, क्या करने के लिए, जांच के लिए टीम गठित की। उसने निर्णय दिया, ऐसा समझते हैं कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। कोर्ट ने यह निर्णय दिया, पहले तो उन्होंने डॉक्टरों पर निर्भर किया, टीम निर्भर की है, डॉक्टरों पर टीम गठित की, या ऐसा निर्णय दिया कि पहले डॉक्टर, उस मेडिकल में एक टीम गठित होगी और टीम यह बताएगी कि हाँ अब जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। टीम यह सुनिश्चित करेगी, टीम क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। टीम सुनिश्चित करेगी कि ऑल द लाइफ, जीवन भर अब ऐसे ही रहेंगे, ठीक नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि इसके एकदम परिवार के लोग, उसके क्या करेंगे, परिवार के लोग, टीम तो सुनिश्चित करेगी कि यह जीवन भर ऐसे रहेगा, जीवन भर ऐसे रहेगा। उसके बाद इसके परिवार के लोग भी उससे सहमत होंगे, परिवार के लोग सहमत होंगे। मान लीजिए परिवार के नहीं होंगे तो एकदम नज़दीकी मित्र लोग शामिल होंगे, मान लीजिए कि उस व्यक्ति का कोई मित्र भी नहीं हुआ, तो मेडिकल के अन्य सदस्य, जैसे जो पैनल में है, उनके अलावा मेडिकल जहाँ वो भर्ती हुआ है, जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, उसकी लगभग पूरे हॉस्पिटल की सहमति चाहिए, हॉस्पिटल की सहमति चाहिए, उसके प्लस हॉस्पिटल की। उसने देखिए हमारे कोर्ट कितना अच्छा निर्णय दिया है कि पहले तो डॉक्टर सुनिश्चित करेंगे, हाँ, डॉक्टर के बाद क्या होगा, डॉक्टर सुनिश्चित करेंगे कि जीवन निष्क्रिय है, जो समिति गठित होगी। उसके बाद परिवार के लोग, मान लीजिए परिवार के नहीं लोगे, एकदम नज़दीकी मित्र भी नहीं तो हॉस्पिटल के अन्य सदस्य शामिल होंगे कि हाँ क्या होगा, अमुक व्यक्ति क्या होगा, अमुक व्यक्ति इच्छा मृत्यु के योग्य है, उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। और इच्छा मृत्यु में ऐसा नहीं होता कि फांसी दे दी जाती है या आपको इंजेक्शन दे दे, ऐसा कुछ नहीं।
इच्छा मृत्यु में यही होता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट, जो जिलाने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मशीन वगैरह सब लगी रहती है, उसी को हटा दिया जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु 2015 में हुई थी। इंस्ट्रूमेंट हटाने के बाद क्या हुई थी, इनकी डेट 2015 में हुई थी। और क्या हो गई थी, रोग क्या था, निमोनिया बताया जा रहा था। तो इसी मैटर में अरुणा शानबाग केस में 2011 में जो फाइल हुआ था, तो इसी मैटर में क्या हुआ था, इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया, इनको कोर्ट ने आदेश दिया था।